क्लास 8th में हमने फर्स्ट चैप्टर ध्वनि इसका नाम था उसका अध्ययन किया। आज हम सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे के मन को मोह ले। इसमें यहाँ कुछ कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, प्रसंग दे रखा है और उसकी व्याख्या दे रखी है। फिर इसमें कुछ विशेष संदर्भ दे रखा है, तो इसको आप एक बार देख लें। आगे हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक दोबारा देखें एक बार इसको। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार के बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ से चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उसमें रंग करता था। देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आते उसी प्रकार, और संदर्भ और व्याख्या और विशेष इसमें दे रखा है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें देखते हैं। बदलू यह कार्य सदा ही एक नीचे मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया का मतलब जानते हैं आप? मचिया का मतलब होता है बैठने की एक चौकी होती है, एक विशेष आसन होता है, उसे मचिया कहते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का से मतलब जिससे तंबाकू का पान करता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता। वह मुझे लला कहकर और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। नववधु यानी नई दुल्हन की कलाई हो। फिर आपका उसी प्रकार से कठिन शब्द दे रखे हैं, संदर्भ है, प्रसंग है और आपके इसमें व्याख्या के बारे में विशेष है। आगे देखिए इसमें, बदलू मनिहार था। मनिहार से मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं? मनिहार। उनकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। वह गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांवों के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी वो मूल्य नगद में नहीं देता था, वस्तु के बदले वो बेचता था। वस्तु विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेना। जो लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। भाई विशेष अवसर आते थे तब वो जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, यानी विवाह के अंदर वो पैसे जरूर ले लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात बिगड़ गया था। फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी बड़ी कठिनाई आई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य
इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए भी जो मिलते सो अलग। यानी देखो, विवाह के अवसर पर जब ये चूड़ियाँ बेचता था तो उसको क्या क्या मिलता था। उसकी जो घरवाली थी, मनिहार जो था, बदलू, उसकी घरवाली के लिए सारे वस्त्र मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था, उसके लिए पगड़ी मिलती थी और उसके लिए कुछ नगद पैसे भी मिलते थे। आपके यहाँ कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और कुछ कठिन विशेष पॉइंट भी आपके दे रखे हैं। हम आगे पढ़ते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थे कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूट उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, तो कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच न आ जाए कहीं। मतलब वो एक तरीके से व्यंग भी कसता था कि भाई शहर वाले तो कुछ भी कर सकते हैं, गांव की बात अलग है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि लाख की चूड़ी पहनने से उनकी मोच आ जाए। हमारे पास यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग, कठिन शब्द दे रखे हैं, व्याख्या दे रखी है और विशेष दे रखा है। हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसमें कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर से यानी सत्कार, आओ भगत करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता तो सारा मेरे लिए मलाई बनाकर रखता। उस दूध की वो मलाई बनाता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण में मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज़ ही मैं मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था, यानी एक दो गोली बनाकर मुझे दे देता था। आगे देखिए, इसके अंदर कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इसमें दे रखा है। आगे देखिए, इसमें हमारे पास 7वां पॉइंट है। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने में वहाँ रहकर स्कूल खुलने तक के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी की अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं जब वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने हैं। विरले से हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। विरले से यानी कुछ ही हाथों के अंदर मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। फिर आपके संदर्भ, कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष इसमें दे रखा है। हम आगे देखते हैं। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी तो उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसमें खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः मैं शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। यहाँ कठिन शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष दे रखा है। आगे देखें। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उससे मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपने परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैं इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। आगे देखिए, इसके अंदर आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन ही हो गया ना लाला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर तो सुंदरता कांच की
चूड़ियों में होते, लाख में कहाँ संभव। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। आगे देखिए इसमें, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अस्वस्थता के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2-3 महीने में आ रही है, 10-15 दिन से में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा, या मुझे लगा नहीं है, मुझे लगा शब्द है, इसको थोड़ा सा चेंज करें। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आगे देखिए इसमें, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात के विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहर कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी सामने आकर बोला। आगे देखिए इसमें, फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, यानी मेरी तरफ मुंह करके बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। यहाँ पर बदलू कहता है कि मैंने आपको आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बनाकर रखता था। आगे देखें यहाँ, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इतने चौगुने आम एक बरत में खा जाता था, यानी इससे 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाड़ दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। आगे देखिए इसमें, रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, यानी हथेली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, ये आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैं आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। हमने यहाँ पाठ का अध्ययन किया। इसका आप संदर्भ देखें, प्रसंग देखें, इसकी व्याख्या देखें और इसके कुछ विशेष बिंदु दे रखें, उनका भी आप अवलोकन करें। अब हम पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्नोत्तर हैं उनका एक बार अवलोकन करते हैं, उन्हें देखते हैं। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? चाव से यानी बहुत उमंग से, इच्छा से जाता था। और बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इसका आंसर आपको देना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु दे देना वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु विनिमय में नगद मूल्य नहीं दिया जाता। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आपको ये बताना है। विनिमय की जो प्रचलित पद्धति है वो क्या है? मुद्रा विनिमय के नाम से वर्तमान में प्रचलित है। अगला देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? इसमें आपको ये बताना है कि किस प्रकार बेरोजगारी फैली है, उसके बारे में कवि क्या कहना चाहता है, लेखक क्या कहना चाहता है। अगला है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? बदलू के मन में ऐसी कौन सी बात थी जो लेखक से छिप नहीं सकी? इसके बारे में आपको आंसर देना है।
अगला क्वेश्चन है, मशीनी युग में बदलू के जीवन में क्या बदलाव किया? कि वह बेरोजगार हो गया था, गरीबी का जीवन हो गया था, वो कमज़ोर वृद्ध हो गया था, बीमार हो गया था, चिंतित रहने लग गया था, उसने अपनी गाय बेच दी थी। इन सब का वर्णन आपको करना है। तो आपके पास क्वेश्चन के नीचे आंसर भी दे रखे हैं। अगला है आपके पास में कहानी से आगे। हमने जो तक कहानी पढ़ी उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं। आपके मेले, आपको क्वेश्चन केवल ये 5 ही करने हैं, केवल एक बार इनको समझना है। आपने मेले बाजार आदि के हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो, तो आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो, तो इसके विषय में लिखें। अगर आपको इस पर अगर कोई लगता है तो आप एक बार इसको सोचना है, केवल लिखना, होमवर्क में नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन राज्यों में होता है? देखिए, इसका निर्माण राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि में राज्य में होता है। नाक की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जैसे खिलौने बनते हैं, सजावटी वस्तुएं बनती हैं, आभूषण, मोती, चूड़ी, मोहर, पैकिंग सील आदि का निर्माण होता है। आगे देखें, इसमें अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उसका आतिथ्य सत्कार कैसे करेंगे? इसके बारे में यह समझना है आपको। आंसर दे रखा है, उसको एक बार पढ़ के समझें। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। इसके बारे में आपको समझना है एक बार। तो इस प्रकार से आपके समझने के 5 क्वेश्चन, इनको आपको एक बार अध्ययन के रूप में समझना है। फिर आती है भाषा की बात। बदलू किस बात की चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता था कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाएं सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में अपने मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य से बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उसके भीतरी अर्थ की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ इसके बारे में आपको समझाया गया है। अगला है, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास में, बदलू अपनी कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आ गई यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में देखिए, जैसे उदाहरण दे रखा है, लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। जातिवाचक में जैसे संपूर्ण जाति का बोध होता हो, जैसे चरित्र किसी का भी हो सकता है, स्वभाव किसी का भी हो सकता है, वजन, आकार, ये सब किस में आ गए? जातिवाचक संज्ञा में। इस प्रकार भाववाचक में देखिए, भाव समझना इसका, जैसे सुंदरता, ये एक भाव है, ये सुंदर है, अच्छा है, बुरा है। जैसे नाजुक है, प्रसन्नता है इत्यादि भाववाचक हो गए। जिसका कोई व्यक्ति नहीं है, वर्ण, आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ में 3 प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। यहाँ पर पाठ के अंदर 3 प्रकार की संज्ञाएं दे रखी है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनको एक बार आप पढ़ें कि व्यक्तिवाचक कौन सी आई है, जातिवाचक कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अगला है हमारे पास में, गाँव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाते हैं। जैसे बदलू वक्त, समय को बखत कहते हैं, उम्र को वय, आयु और उम्र का कहता है। इस प्रकार के अन्य शब्दों को खोजिए जिसके रूप परिवर्तन हुआ हो, अर्थ नहीं। जैसे मर्द, मर्द बोलते हैं, भाई को भैया बोलते हैं, ग्राम को गांव बोलते हैं, अंजलि को अंजुलि बोलते हैं, शलाका को सलाक कहते हैं और सौभाग्य को सुहाग कहते हैं। इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। तो आज हमने सेकंड लेसन का अध्ययन किया, इसके क्वेश्चन आंसर को हल किया। तो आपको इसमें से ये जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, ये आपके पास 5 दे रखे हैं। केवल होमवर्क में आपको ये 5 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप इस पाठ को एक बार पुनः समझें, पढ़ें, इसका संदर्भ प्रसंग देखें, इसकी व्याख्या देखें और इस पाठ का चिंतन करें कि किस प्रकार की आज सामाजिक दृष्टि से किस प्रकार का परिवर्तन हो गया है। उसके बाद में आप इस पाठ को अच्छी तरह समझ के इसके क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में गृह कार्य के रूप में करें। आज का कार्य हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट कार्य हम अगले वीडियो में रखेंगे। आप अपना गृह कार्य नियमित रूप से समय पर जांच करवाएं। आज का कार्य यहीं तक रखते हैं।